हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, उसके कंटेक्स्ट में हम लास्ट आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं अंडर राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी कि जो पर्सन्स हैं जो संदिग्ध हैं कि मतलब किसी पे हमें शक है कि इसने कुछ क्राइम करा है या कुछ भी करा है या फिर नहीं भी करा है, तो पुलिस के पास या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास क्या इतनी पावर है कि आपको वो बिना रीज़न दिए अरेस्ट करके ले जाएं? या फिर अगर आप पुलिस थाने में या फिर जेल में हो तो क्या आपको वो 20-20 10-10 साल के लिए रख सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग? इस प्रोविजन के बारे में एक बारी हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 22 जो है, ये लोगों को, देश के नागरिकों को प्रोटेक्शन देता है कि जो लोग अरेस्टेड हैं या डिटेन्ड हैं उनको किसी ना किसी प्रकार की प्रोटेक्शन मिलेगी। जो डिटेंशन होती है, जब पर्सन को अरेस्ट करा जाता है, वो दो तरह की होती है, एक प्यूनिटिव और दूसरी प्रिवेंटिव। समझते हैं फर्क दोनों के बीच में। प्यूनिटिव डिटेंशन वो डिटेंशन होती है, इट इज मेड विद द पर्पस टू पनिश अ पर्सन। अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है और उसके बाद उसकी जो ट्रायल है और जो कन्विक्शन है वो कोर्ट में चलेगी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना, प्यूनिटिव डिटेंशन को ये पोस्ट ऑफेंसिव होती है। ऑफेंस करने के बाद उसके बाद ही इसको अरेस्ट वगैरह करा जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, हाँ। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है? इट मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट यानी कि यहां पर कोर्ट ने कोई भी पर्सन को ऐसा नहीं बोला है कि ये दोषी है या अपराधी है इस पर्टिकुलर गुनाह का। यहां पर पर्पस ये नहीं होता कि पर्सन को पनिश करना फॉर अ पास्ट ऑफेंस जो कि उसने पास्ट में करा हो कभी, बट उसको प्रिवेंट करना कि नियर फ्यूचर के अंदर वो कोई एक नया ऑफेंस कमिट ना करे। यानी कि उसके पास्ट रिकॉर्ड पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बेसिस पर फ्यूचर में फर्दर कोई एक क्राइम या फिर कोई घटना जिसके शक हो हमें कि ये पर्सन दोबारा इसको कमिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं इलेक्शंस होने वाले हैं और कोई एक अपराधी है जिसने प्रीवियस इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ मतलब दंगे करवा दिए थे या ऐसा कुछ करवा दिया था, बूथ कैप्चरिंग वगैरह, तो उतने टाइम पीरियड के लिए उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। क्या ये अलाउड है? जी हाँ, बिल्कुल अलाउड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे देश में, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है बेस्ड ऑन शक, सस्पिशन, और ये नोटोरियस लोगों के साथ करा जाता है अलग अलग जगह में। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब अगर उनका खराब है तो अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट अगर होने वाला है तो उनको सस्पिशन के बेसिस पर उठाकर जेल में डाला जा सकता है। आर्टिकल 22 के दो पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डील करता है उन केसेस के साथ जो कि ऑर्डिनरी लॉ के साथ एसोसिएटेड है, और सेकंड पार्ट डील करता है उन केसेस के साथ जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि सस्पिशन के बेसिस पर पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ऑर्डिनरी लॉ के केसेस वाली चीज़ है, ऑर्डिनरी लॉ के केसेस वाली चीज़ मतलब पर्सन ने कानून तोड़ा, पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई, कोर्ट के सामने पेश करा, कोर्ट ने बोला हाँ ये गुनहगार है और उसको उठाकर उसको जेल में डाल दो। ये तो हो गया एक ऑर्डिनरी प्रोसेस। फर्स्ट पार्ट जो आर्टिकल 22 का, इट कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन। ऐसे लोगों के अधिकारों की बात करता है आर्टिकल 22 जिनको अरेस्ट करा गया या डिटेन करा गया अंडर ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर पुलिस अरेस्ट करने आई है पर्सन को तो पर्सन के पास एक अधिकार होना चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म। अरेस्ट क्यों करा जा रहा है मुझे, पुलिस बताएगी। उसके बाद पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया गया है, उसको अधिकार आपको देना पड़ेगा पुलिस थाने में बैठकर, या अगर ट्रैवलिंग जर्नी लंबी है कुछ भी करके, कि आप उसको अपने वकील से बात करने दो। आपने पिक्चरों में अक्सर देखा होगा कि लोग बोलते हैं पुलिस वाले से, मैं अपने वकील से बात करना चाहूँगा। तो यानी कि आपको पुलिस मना नहीं कर सकती कि आप फ़ोन नहीं कर सकते अपने वकील को। उसके बाद ऐसा नहीं है कि अरेस्ट करने के बाद पुलिस आपको थाने में बिठा के रख ही लेगी ज़िंदगी भर के लिए। आप मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर
प्रोड्यूस करे जाओगे, और 24 घंटे में जर्नी टाइम इंक्लूडेड है कि जहाँ से भी आपको उठाकर लेकर जाया जा रहा है वो टाइम भी इंक्लूडेड है कि 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा पुलिस को आपको, वरना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और उसी, हाँ बताओ 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 क्या होगा। इंक्लूडिंग जर्नी टाइम नहीं, जर्नी टाइम इंक्लूड करके होता है, क्योंकि देखो ना, जनरली कोई चीज़ होगी तो इसलिए तो बोला जाता है, आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि लोकल थाने वालों को कॉल करा जाता है कि इसको पर्सन को वो कर लो जरा, उठा लो जरा वहाँ से। और 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। अब चाहे फिर वो, चाहे मजिस्ट्रेट वाला जो कोर्ट हो, या कभी कभार आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी कुछ कुछ पावर होती है सुनवाई करने की, कलेक्टर के पास, पता होगा आपको, तभी तो हमें डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं होता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक बात याद रखना, ऐसा नहीं होता कि हर एक आईएएस ऑफिसर जो है वो एकदम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट संभालने लग जाएगा पहले दिन ही, कि लवास ने छूटा अब मैं देखता हूँ केस, नहीं, एकदम से जुडिशियल पावर्स नहीं मिलती और सारी नहीं मिलती हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या मर्डर केसेस को देख सकता है क्या कलेक्टर, बताओ जरा सौगंधा, ऐसा है क्या मयूर? हाँ, है ना, हाँ, मतलब सिविल केसेस कह सकता हूँ मैं, सिविल डिस्प्यूट केसेस, है ना। हम्म। उसके बाद राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइजेज फर्दर डिटेंशन। मजिस्ट्रेट ने अगर बोल दिया है कि कार्रवाई वगैरह बाद में होगी या ऐसा कुछ भी होगा, या इसको अरेस्ट करके रखो, तो अलग बात है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने बोल दिया नहीं, इस केस में कोई ज़्यादा दम नहीं है, इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, मजिस्ट्रेट के अगर ऑर्डर में अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फर्दर जेल होनी चाहिए या फर्दर पुलिस कार्रवाई आपको करके रखे या फिर इसको जेल भेजो इतने दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की, 14 दिन की, कुछ भी है, अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको रिहा करना पड़ेगा। अब याद रखना, ये जो सेफगार्ड्स है ना, ये एनिमी एलियन के लिए या कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट या डिटेन करा गया अंडर प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये सेफगार्ड्स। ये जो 4 हमने सेफगार्ड्स पढ़े कि अरेस्टेड पर्सन के पास क्या राइट है। एनिमी एलियन कौन? किसी और कंट्री से जिससे, याद है ना हमने बात करी थी, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं और वहां का कोई नागरिक पकड़ा गया है। अब तालिबान का कोई पर्सन है, मतलब वो आ गया वो करके और ये बम हथियार वगैरह लेकर वो पकड़ा गया, या कसाब है, तो कसाब को इतने ये ऐसे छोड़ देंगे क्या मयूर हम, कि नहीं यार कुछ वो मिला नहीं और ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। या शक के बुनियाद पर अगर किसी को अरेस्ट करा गया ना, नोटोरियस पर्सन को, तो फिर उसको ये राइट नहीं मिलते कि उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, ये करना है, वो करना है। फिर तो आपको पता है, फिर तो उसको अरेस्ट करने के बाद ऐसे अगर कोई एनिमी एलियन अगर कोई मिला वो करके, पुलिस पहले नाश्ता पानी करवाएगी जितने दिन करवाना है, उसके बाद हो सकता है प्रोड्यूस करे। लेकिन हाँ, मतलब एक मजाक से हटकर ये वाली बातें कि ये जो प्रॉपर प्रोसीजर जो फॉलो होता है ना सिटीजन्स के साथ कि 24 आवर्स के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहा हूँ सॉरी, मजिस्ट्रेट के सामने ये, या फिर उनको रीज़न बताया जाएगा अरेस्ट का। अब एक बार बताना, किसी टेररिस्ट को पकड़ना है तो क्या हम उसे रीज़न बताएंगे तो तेरे को इसलिए अरेस्ट करा जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल डैट कि अरेस्ट और जो डिटेंशन है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, इट डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट। ये कोर्ट के ऑर्डर्स वाला, मतलब ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती इसके अंदर। इट डू नॉट कवर द ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये कि जो अरेस्ट करा जाएगा और पर्सन को डिटेन करा जाएगा, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, फर्स्ट पार्ट मतलब ऑर्डिनरी लॉ, उसके अंदर ये नहीं है कि इट डज नॉट कवर अरेस्ट, कि अगर एक कोर्ट के ऑर्डर पे अगर किसी को अरेस्ट करा जा रहा है, सिविल अरेस्ट, या अगर उसने इनकम टैक्स मतलब नहीं भरा अगर टाइम से, या फिर अगर या जो भी है धांधेबाजी उसने करी है, ट्रांजेक्शन उसकी बहुत ज़्यादा है, या किसी एक एलियन को अगर हमें डिपोर्ट करना है। अभी एलियन ये वो नहीं है कि यूएफओ में बिठाकर उसे गैलेक्सी में भेजना है, ये दूसरी कंट्री के जो लोग जिससे जो है मतलब कोई भी फॉरेन सिटीजन है, ठीक है। ये अब एप्लीकेबल है ओनली टू एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल नेचर का कोई एक्ट है उसके ऊपर, या फिर सब एक्टिविटी विच इज प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी पर्सन ने ऐसा मतलब क्रिमिनल माइंडेड का पर्सन हो, या कोई भी ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ घटना को वो अंजाम देना चाह रहा हो जिसकी वजह से
सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी एक पर्टिकुलर एरिया की या देश की हार्म हो सकती है उसके लिए। फिर से समझो इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि जो अरेस्ट है जो और ये डिटेंशन है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22, कोर्ट अगर जब भी जैसे किसी पर्सन को वो भेजता है तो आपको पता नहीं अरेस्ट की नोटिस नहीं भेजता है कोर्ट जर्नल नोटिस भेजता है कि कोर्ट के सामने इतने इतने टाइम में प्रोड्यूस हो जाना। अगर कोई सिविल ऑफेंस का या कोई केस है या वो है, जैसे मतलब मान लो एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, आपने किसी को चेक दिया और आप उसको पेमेंट नहीं कर पाए और चेक बाउंस का केस हो गया, तो कोर्ट और उस पर्सन ने केस कर दिया, तो कोर्ट कभी भी ये नहीं बोलेगी, पुलिस को ये ऑर्डर नहीं करेगी कि जाओ उस पर्सन को अरेस्ट करके ले आओ, हथकड़ियाँ बांध के ले आओ। कोर्ट आपको प्रॉपर तरीके से एक टेलीग्राम करवाकर नोटिस भिजवाएगा, समन भेजेगा, और हो सकता है उसको फिर कोर्ट का कोई मतलब एक बंदा लेकर आ रहा हो या फिर घर पे नॉर्मल लेटर आ रहा हो या फिर मेल आ रहा हो, जो मर्जी जो प्रोसीजर है जिस कंट्री में जो फॉलो होता है। लेकिन हमारी बात क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री स्पेसिफिक चल रही है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि पर्सन ने अगर कोई सिविल नेचर का कोई एक ऑफेंस कमिट कर दिया या कोई जैसे इनकम टैक्स वो पे नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसको पूरी गली में बेइज्जत करके या फिर ये देख करके हथकड़ियाँ लग करके जा रहा है जस्ट बिकॉज ये टैक्स टाइम पर नहीं भर पाया या वो नहीं कर पाया, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा ये गुनाह नहीं है कि एक सिविल नेचर का अगर कुछ ये सिविल अरेस्ट अगर उसको करा जा रहा है या कोर्ट ने उसको समन भेजा किसी एक नॉर्मल चीज़ के लिए कि पर्सन ने फॉर एग्जांपल मतलब मान लो कि ड्राइविंग लाइसेंस जो था वो एक पुलिस वाले ने पर्सन का ले लिया और बोला कि कोर्ट से छुड़वाना, उसके बाद ही पर्सन जो है वो बाइक चला रहा था या गाड़ी चला रहा था और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर एक केस बन गया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्सन ने कहीं बम प्लांट करने का सोचा हो या फिर देश का कोना उड़ाने का सोचा हो या फिर किसी का मर्डर प्लान करने को सोचा हो, क्योंकि अच्छा खासा नागरिक है लेकिन सिविल ऑफेंस हो गया उससे कुछ ना कुछ, तो यहां पर कोर्ट समन भेजता है। और ये चीज ये पता है क्या सिग्निफाई करता है, अगेन दिस थिंग सिग्निफाइज कि कोर्ट इज्जत करता है सारे नागरिकों की, दैट दे हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी। कि ये मैटर ऐसा ना कि समन आया तो यार मैं अपने हिसाब से कोर्ट चला जाऊंगा, अब 10 लोग क्यों देखें कि पूरी की पूरी पुलिस की यात्रा आ रही है भाई साहब ये चीज़ करने की हथकड़ियाँ बांध कर कि भाई साहब आप टैक्स नहीं भरते टाइम पे, ये चीज़ है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो सेकंड, हाँ बताओ बताओ। ये प्यूनिटिव डिटेंशन ऐसे प्रोटेक्ट करती है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद भी आपके पास ये राइट है, आपको मारना पीटना नहीं करेगी पुलिस, किसी कमरे में बंद करके नहीं रखेगी, 24 घंटे के सामने कोर्ट के सामने पनिश मतलब प्रोड्यूस ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एसिड से नला दिया जाएगा बंद कमरे में बंद करके कि तेरे को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, तू क्राइम करेगा तो पुलिस, अब कोई और पुलिस वाला हो, अब जैसे मैं तो बहुत अच्छा हूँ दिल से है ना, तो मैं तो बहुत हम्बल हूँ और मेरे को तो गुस्सा वुस्सा भी नहीं आता है, लेकिन कोई बिल्कुल मेरे जैसे एंटी दीपांको है ना जो कि बहुत गुस्से वाला क्रूल है, तो उसका वो क्या कहेगा, ना होगा क्राइम जब क्रिमिनल ही नहीं होगा, तो क्रिमिनल को नहला दो एसिड से डाल दो। हर कोई मेरे जितना अच्छा नहीं होता ना, मतलब ये वाली बात है। जो सेकंड पार्ट है आर्टिकल 22 के अंदर, वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू पर्संस जो कि अरेस्ट या डिटेन करे गए हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी कि सस्पिशन के बेसिस, और सस्पिशन के बेसिस पर करे गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मतलब वो वॉशरूम में बैठा है पुलिस नंगा करके ले जाएगी घर से बाहर कि चल तेरे पे डाउट हो रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं, हमें पता लगा है तू यार दंगे करवाएगा ऐसा करवाएगा, या फिर उसको पकड़ने के बाद कमरे में अंधाधुंध भाई मतलब उसने कुछ भी नहीं करा, घर से उठाकर ले गए कमरे में लेकर जाकर बेल्टों से मतलब अंधाधुंध मतलब झाड़ू की तरह सूद दिया उसे। ये भी नहीं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी को उठाया गया ना प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पर, सस्पिशन के बेसिस पर, अब यहाँ पर कोर्ट के सामने वगैरह प्रोड्यूस तो करा नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको उठाकर कैसा भी टॉर्चर या ट्रीटमेंट करने लगेगी पुलिस। ये जो प्रोटेक्शन है इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन, कि अगर किसी पे शक है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कुछ लोग हैं जो एक कॉलोनी के अंदर एक घर लिए हुए हैं और वो अफ्रीका से हैं, अब उन पे शक हो रहा है किसी को कि ये कुछ ना बैग में कुछ लेकर आते जाते और कुछ इनके पास पास्ट में ड्रग्स मिल भी चुके हैं इनके पास से, ठीक है,
तो उनको सस्पिशन के बेसिस पर अगर कुछ घंटे या फिर एक दिन या एक हफ्ते के लिए अगर पुलिस उठाकर लेकर गई है, तो ये नहीं है कि उनको यार वो किसी भी तरीके का थर्ड डिग्री टॉर्चर देने लग जाए पुलिस। अब यहाँ पर क्या राइट्स हैं ऐसे प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ के बेसिस पर जिन पर्सन को अरेस्ट करा जाता है? जो पर्सन की डिटेंशन है ना, सबसे बड़ी बात तो 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती वो। आप उनको 90 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, कहने का मतलब ये है। अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो अगर रिपोर्ट करे कि हाँ आप 3 महीने से इनको ज़्यादा रख सकते हो, देयर इज़ अ सफिशिएंट रीज़न, सफिशिएंट कॉज बिहाइंड इट, कि इनकी जो डिटेंशन है उसको फर्दर एक्सटेंड करा जा सकता है। लेकिन ये एडवाइजरी बोर्ड ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने किसी को भी दोस्तों को बनाकर एक बोर्ड बनाकर बैठ गए, हाँ भाई इसकी शक्ल देखकर क्या लगता है इसको और बिठाना चाहिए। ये जो बोर्ड है इसके अंदर जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के। वो जब आपको बोले, अगर आपको परमिशन दे दे कि हाँ, जैसे आप उनके सामने एक दरख्वास्त रखो कि सर हमें शक है कि ये अगर हमने इसको अभी रिलीज़ कर दिया तो माहौल जो है वो और गर्म हो सकता है इस रीजन का, इस जगह का, इस गली मोहल्ले का, इस राज्य का। हमें आपसे परमिशन चाहिए कि हम इसकी डिटेंशन को फर्दर एक्सटेंड कर सकें। तो ये वाली जो बात आप रखोगे ना एडवाइजरी बोर्ड के आगे, उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए, वो जब आपको परमिशन देंगे तब। जैसे ये सिंपल सी चीज़ है, पिक्चरों में देखा ना आपने, जुडिशल कस्टडी के लिए जो है जो पुलिस वाले हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, अब पुलिस कस्टडी के लिए मतलब रिक्वेस्ट करते हैं जजेस से, तो कोर्ट ग्रांट करता है कि हाँ आप इतने घंटे की इन्वेस्टिगेशन या फिर जब तक आप कार्रवाई करना चाहते हो आप रोज़ इनको बुला सकते हो। ठीक है, जो ग्राउंड है डिटेंशन का, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द, किस ग्राउंड पे उसको पर्सन को उठाया गया ये उसको बता देना चाहिए हमें, डिटेनी को। हाउएवर जो फैक्ट्स हैं जो कि कंसिडर करे गए थे टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कि उसको क्यों उठाया गया या फिर किस शक के बुनियाद पर उठाया गया, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब करने हो डिस्क्लोज को कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्लोज करे ही जाए। उसके बाद जो पर्सन है, जो डिटेनी है या डिटेनू भी कह सकते हैं आप उसे, द डिटेनू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन कर सके अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, यानी कि वो भी एक काइंड ऑफ एक पिटीशन रख सके कि डिटेंशन ऑर्डर अगर इतने टाइम की ये है वो है तो उसको कम करवा सके, या फिर उसको मतलब अब वो सुधर गया है या फिर उसके पास रिकॉर्ड से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी एक चीज़ रख सकता है कि आप ये देख सकते हो, और अगर आपको कुछ ऐसा है तो अगर आप बोलो तो मैं कुछ टाइम के लिए स्टेट से बाहर जा सकता हूँ, जैसे भी उसको मतलब जो भी उस डिटेंशन ऑर्डर में जो है उसके अगेंस्ट कुछ भी चीज़ बोलनी है लिखनी है तो वो अपनी बात भी सामने रख सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी बात मायने नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं ऐसा। आर्टिकल 22 पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करे सरकमस्टांसेस और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच पर्सन को डिटेन करा जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा अंडर प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ। एक एडवाइजरी बोर्ड हमने देखा कि उसका आपको ऑर्डर ऑब्टेन करना पड़ेगा, उसका ओपिनियन ज़रूरी है, लेकिन उसके बिना अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो वो चीज़ पार्लियामेंट के पास है, फिर अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड, ठीक है, कितने टाइम तक, वैसे तो 3 महीने है लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कुछ मैक्सिमम पीरियड हो तो अगेन ये पार्लियामेंट के पास है ये वाला चीज़। और प्रोसीजर क्या क्या फॉलो होने चाहिए एक एडवाइजरी बोर्ड के आगे इन एन इंक्वायरी, तो ये सब चीज़ें किसके अधिकार में है, ये मतलब अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ के साथ छेड़खानी करना किसके पास अधिकार है, इसका पार्लियामेंट के पास। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, इस अमेंडमेंट एक्ट ने जो डिटेंशन का पीरियड था एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लिए बिना जो उतना पीरियड था इसको रिड्यूस कर दिया था 3 महीने से लेकर 2 महीने तक। अब क्योंकि ये प्रोविजन फोर्स में नहीं आ पाई थी तो जो ओरिजिनल पीरियड है 3 महीने का वो आज तक कंटिन्यू होता हुआ है। कोशिश करी थी इस अमेंडमेंट एक्ट ने करने की लेकिन ये फोर्स में नहीं आ पाया डिसीजन या इनका जो भी ऑर्डर था, तो वो 3 महीने वाली बात आज तक कंटिन्यू है।
पार्लियामेंट ओवरराइड बिल्कुल कर सकता है। ओवरराइड ऐसे कर सकता है, सिंपली पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ मेकिंग की, नया लॉ बनाकर नए प्रोविजन डाल दो उसके अंदर, या पुरानी वाली चीज़ को तभी तो हम कहते हैं मयूर अमेंडमेंट क्यों कहते हैं, अमेंडमेंट एक्ट, कि पुरानी कोई चीज़ें चेंज करके या फिर डिलीट करके ऐड करनी है बस। बस हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ अभी आएगा, जो टाड़ा वगैरह ये सब जो होता है, ये एक्ट, ये सारे लिखे हुए हैं, देखो ये अनलॉफुल, वो कह रहे हो ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो सब चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ाता हूँ, अभी आगे नेक्स्ट पेज पे ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर रखी है लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन पार्लियामेंट के बीच में और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, यानी कि दोनों का अधिकार है, विधानसभा को भी और पार्लियामेंट वगैरह को भी। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो एक कानून बना सके प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, उन रीजंस के ऊपर जो कि कनेक्टेड हैं देश की डिफेंस से, देश के फॉरेन अफेयर्स के मामलों से और देश की सिक्योरिटी से, पूरी इंडिया की। दोनों के दोनों, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स हों, वो साथ में मिलकर कुछ ऐसा लॉ भी बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कि स्टेट की सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ कैसे हो सकती है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन की, बगल में यहां पर क्या है, बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश, तो वेस्ट बंगाल की विधानसभा ममता बनर्जी के साथ मिलकर पार्लियामेंट का योगदान होते हुए एक ऐसा कानून और कानूनी व्यवस्था प्रोविजंस ऐसे बनाए जा सकते हैं कि बंगाल, और बंगाल अगर प्रभावित हुआ तो उसकी वजह से पूरा देश प्रभावित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी। ये मिलकर कानून बनाया जा सकता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना या फिर मेंटेनेंस हो एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज की जो कि कम्युनिटी के लिए एसेंशियल हो, इन सब मुद्दों पर मतलब ये मिलकर ये बनाया जा सकता है कोई भी लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है ना जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये एक्सपायर हो गया था 1969 में, तो मैं यानी कि किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 रिपेल करा गया था इसको 1978 में। ये जितनी भी बातें लिखी हुई ना रिपेल करा गया था, याद है हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी मैंने आपको बताया अगले चैप्टर इमरजेंसी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप ये चीज़ जानोगे। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, इसको कॉफ़ी पोस्ट एक्ट बोलते हैं 1974। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा 1980। ठीक, उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। टाड़ा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 रिपेल करा गया था इसको 1995 में। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1988। उसके बाद पोटा, पोटा तो आपने अक्सर करंट अफेयर में सुना होगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 रिपेल करा गया था 2004 में। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यूएपीए, इसमें यही पूछ रहे थे आप। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसको अमेंड करा गया 2004 में, 8 में, 12 में और 19 में। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर एक कंक्लूडरी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो डैट कि कोई भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वर्ल्ड में, उसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट नहीं बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस तरीके से इंडिया में करा गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन तो जैसी कोई चीज़ संज्ञान में ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है यूएसए में। ब्रिटेन में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर थोड़ा सा प्रचलित हुआ था। इंडिया के अंदर लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्ट करता है, इवेंट एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है हमें इतिहास में, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फॉर एग्जांपल एक कुछ एक्ट आए थे, रेगुलेशंस आए थे, बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन 1818, जब शक की बुनियाद पर जब पुलिस जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो उठा लेते थे किसी को भी बंगाल में। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करते थे। यानी कि पास्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इंडिया में आज़ादी से पहले हमें कहाँ देखने को मिलते हैं या फिर अंग्रेज़ों के टाइम पर मॉडर्न इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उसके दो आपके पास एग्जांपल्स हैं।
क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? आर्टिकल 22 से रिलेटेड हमारे दो फंडामेंटल राइट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। अब एक मिनट अगली डिस्कशन में हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो सुगंधा? प्रिवेंटेड डिटेंशन एंड दिस एक्ट्स की मतलब जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि पार्लियामेंट जो है ये डिटरमाइन कर सकता है ना कि कैसे 3 महीने से ज़्यादा विदाउट एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेते हुए इनको रख सकते हैं। अब यहाँ पर किसी टेररिस्ट के लिए परमिशन ना लेनी पड़े जिसने स्मगलिंग करी है या ड्रग्स जो लेकर आया है बॉडी में छुपा कर, या कोई सा भी जो चीज़ चल रही है जैसे ये नेशनल सिक्योरिटी वगैरह कोई भी चीज़ अगर ऐसी चल रही है तो उसमें बार बार थोड़ी ना कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पता चला कोर्ट तक लेकर गए और वो टेररिस्ट कुछ प्लान कर रहा हो, तो यहाँ पर साइलेंट मोड पर कैसे रखना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना है, चाहे भले 1 साल 2 साल, जैसे कसाब को हमने 2 से 2.5 साल रखा, ठीक है। अब इसके लिए क्या कसाब को बॉम्बे हाईकोर्ट थोड़ी ना हर 3 महीने में लेकर जाती थी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कि सर जी एक्सटेंड कर दो इसका वो करके, और कोर्ट ये थोड़ी ना बोलेगा नहीं नहीं अब बहुत हो गया, बोट में बिठाकर इसको पानी के रास्ते वापस पाकिस्तान भेज दो। तो यहाँ पर ये चीज़ है प्रिवेंटिव डिटेंशन में सुगंधा के बार बार ना परमिशन ना लेनी पड़े। ये कुछ ऐसे एक्ट है कि जो बहुत ज़्यादा गंभीर क्राइम करते हैं, जो कि देश की डिफेंस सिक्योरिटी फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है, उसमें विदाउट एडवाइजरी बोर्ड इनको जब तक शक की बुनियाद पर जैसे उठाया गया तो जब तक रखना है तब तक रख सकती है, जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या फिर कार्रवाई अगर पूरी ना हो जाए या जब तक पुलिस सेटिस्फाई ना हो जाए। और जो चीज़ें फिर लगा कि यार जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनको भी शक के बुनियाद पर कुछ भी पुलिस मतलब ऐसा करके उठा लेती है, वो कर देती, तो ये जो चीज़ें एक्सपायर होती है दिख रही है ना, इसलिए हटा दी गई हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं थी, ये चीज़ सही नहीं थी। ये जितने बार बार जिसमें लिखा हुआ ना कि इट वॉज रिपेलेंट, जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये चीज़ें। अब जैसे इनमें से 2-4 चीज़ें हैं जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये हम देखेंगे इसको कैसे मिसयूज़ करा गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, शक के बेसिस पर किसी को भी उठाकर कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दो इसके ऊपर। अब ये चीज़ क्या थी कि ये जो रिपेल करा गया, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पर प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को इन एक्ट, ये वाला एक्ट लगाकर इनके ऊपर ऐसे उठाकर ले आओ इनको विदाउट रीजन दिए, और कोर्ट के सामने पेश भी मत करो इनको। तो ये देखा गया कि यार ये कुछ कुछ जो एक्ट थे ना ये ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रहे थे सुगंधा, तो इनको रिपेल कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी ऐसा है कि देखो देशद्रोह का आरोप जिनके ऊपर लगता है ना कि जी ये या इनकी वजह से या इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से या कुछ भी ऐसा कुछ देश पे खतरा आ पड़ सकता है, तो उसके ऊपर, यानी कि ये सब अलग अलग एक्ट हैं। जैसे अब रिलेटेड वैसे कुल मिलाकर बात 100 बातों की एक ही बात पर उतर आती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन भी एक ब्रॉडर टर्म है, जैसा कि हमने देखा कि उठाया किस पर्सन को जा रहा है, समझ रहे हो मयूर, कि किस पर्सन को उठाया जा रहा है और किस जुर्म के लिए उठाया जा रहा है, और क्या उसको कोर्ट के सामने पेश करने की ज़रूरत है, एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। बात ये है, अब किसी टेररिस्ट को उठा लिया गया है तो आप खुद जानते हो कि उसको बार बार यार पुलिस जीपों में लेकर थोड़ी ना घूमेगी इधर से उधर। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। अब किसी एक मतलब मान लो कि पूरे के पूरे कोई भवा ना करे, आर्मी के किसी बेस कैंप को किसी ने उड़ा दिया और उन टेररिस्टों को या फिर उन लोगों को हमने पकड़ लिया जिन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें, अब ये पुलिस थोड़ी ना ये करती फिरेगी कि मतलब उनको 12 के 12 लोगों को हर महीने फिर यार कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, फिर कोर्ट कह रहे हैं नहीं नहीं आप और रख सकते हो 3 महीने के लिए इनको। तो यहाँ पर कुछ राइट्स ना ऐसी जो एजेंसीज होती हैं, सीआईडी वगैरह या जो भी है इनका प्रोसीजर जो वर्क करता है, देखो खुली बात कभी भी प्रॉपर तरीके से रिवील नहीं होती है नेक्स्ट में कि क्या चलता है, क्या प्रोसीजर चलता है इन्वेस्टिगेशन। कभी अगर ऐसा होता तो जैसे लाइव रिकॉर्डिंग्स कोर्ट की चलती हैं, तो ऐसे जो पुलिस कस्टडी में क्या पूछती है पुलिस या टॉर्चर क्या करती है, तो इसकी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, फिर क्या हमारे पास यूट्यूब पर डली होती कि कसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके साथ अंदर क्या करा गया, लोहे की रॉड गर्म करके छुलाई गई या फिर बर्फ की सिल्लियों पर लेटाकर मारा गया। ये चीज़ है। तो इतनी इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? ये वाला टॉपिक आपको रिवाइज करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बिकॉज दिस इज टोटली डिप्लोमेटिक टॉपिक।
यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्ट्स और वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें आप मतलब मन घड़त कुछ भी अपने मन से बनाकर नहीं लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि 22 के अंदर दो पार्ट्स हैं। पार्ट है जो ऑर्डिनरी लॉ से के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें ऐसे पर्सन को उठाया जाएगा, अरेस्ट करा जाएगा जिसने ऑर्डिनरी लॉ को ब्रीच करा है। उसके पास क्या राइट्स हैं? हाँ, प्यूनेटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको फ़र्क पता होना चाहिए। एंड यू शुड बी एबल टू राइट दिस इन 150 वर्ड्स ऑल्सो एंड 250 वर्ड्स ऑल्सो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारे 2 फंडामेंटल राइट सक्सेसफुली कंप्लीट हुए।